नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बालाजी टीचर वी चतुर्वेदी ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे दोस्तों आप सभी जानते थे कि जो राजीव क्वेश्चन बैंक की शार्ट टाइप के क्वेश्चन, वेरी शार्ट टाइप के क्वेश्चन या फिर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, जिसे आप बहुविकल्पी, लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय के बेस पे देखते हैं, विस्तृत उत्तरीय के बेस पे देखते हैं दोस्तों, इन सबको आपको समझाने का मेरा बेहतर प्रयास होगा। और अगर आपको कहीं समस्या होती है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में आप अवश्य जाएं और अपनी जो क्वारीज हैं, अपनी जो बातें हैं जरूर रखें। ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन की तरफ से आपको आपके हर क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल्स पे आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशंस जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और इसे आप जो है अपना प्यार बना करके रखें इस पर और दे भी आगे बढ़े। इसी में देखते हैं दोस्तों क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर था हम आप वहां देख रहे थे, उसमें हमने आपने देखा था क्या, जो चैप्टर की एक समरी थी क्वेश्चन बैंक में दी हुई, वो आपने सॉर्ट आउट किया था। अब आगे जब बढ़ेंगे दोस्तों तो यहां हमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए दोस्तों, हमने सारे क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किए हैं, आपसे एक बार फिर से बता दूं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टिव हैं, उन्हीं को आपको मैं दे रहा हूं, जो कि आपको अच्छे से समझाया जा सके और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको दिक्कत कर रहा हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में दोस्तों क्वेश्चंस पुट आउट कर सकते हैं, यहां से आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। तो आप जो है बढ़िए पहले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा देखें दोस्तों, ये क्या कह रहा है। देखिए दिया है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूण कोश में पाई जाती हैं। प्रश्न ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है, कौन सी ऐसी कोशिका है दोस्तों, कोशिका जो कि सभी भ्रूण कोश, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, एम्ब्रियोसैक में पाई जाती है। क्या कह रहा है, चार ऑप्शन है दोस्तों, चारों ऑप्शंस को आपको देखना है। पहला देखिए दोस्तों दिया है सहकोशिका। सहकोशिका को दोस्तों कंपेनियन सेल भी कहा जाता है और यह जो कोशिका है दोस्तों, यह फ्लोएम या कह दें भोजन ले जाने वाली, संवहन करने वाली जो कोशिकाओं का समूह है, उसमें चार कोशिकाएं पाई जाती हैं। उनमें से एक जो है क्या है, आपकी सहकोशिका के बेस पे जाना जाता है, जैसे हमने कंपेनियन सेल की बात कही। तो इस तरह से दोस्तों ये तो फ्लोएम से बिलोंग करता रहा, तो यहां यह भी आंसर नहीं होगा। देखिए यहां अंड कोशिका, जिसे आप कहते हैं क्या, एग सेल। तो ध्यान दीजिएगा, बात कर रहा है एम्ब्रियोसैक की। एम्ब्रियोसैक में देखेंगे दोस्तों तो ऊपर 3, नीचे 3, बीच में पोलर न्यूक्लियाई। ये है क्या, ध्रुवी केंद्रक, या इसी को दोस्तों पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, आपको मैंने बताया था। अब इसमें देखेंगे 2 न्यूक्लियाई हैं और एन टाइप के हैं, याद रखिएगा। ये बीच में इधर जो देख रहे हैं ये क्या है, आपका एग है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां आप देखेंगे तो यहां जो है आपको एंटीपोडल और ये जो है सिनर्जिड सेल्स के बेस पे आपको सेल्स दिखाई देगी।
अब आपसे इसमें यही देखिए है एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, आपने देखा भी है, हिंदी नाम भी दोस्तों हमने आपको बताया है और आपसे कहा है कि इंग्लिश से भागिएगा मत, इंग्लिश सीखिएगा, फ्यूचर में आपकी जरूरत है दोस्तों। और क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है और आप उसमें पुट आउट करते हैं तो मार्क्स आपके बढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहां आप देख रहे हैं कि ये जो सिस्टम यहां आपको दिखाई दे रहा है एम्ब्रियो सैक का, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, यह एक कोशिका, इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, अंड कोशिका। तो जो आपको हमने बताया था कि एम्ब्रियो सैक दो तरह का होता है ना, एक बताया था पॉलीगोनम टाइप का, दूसरा बताया था ओएंथेरा टाइप का। तो दोनों तरह में हमने आपसे ये कहा था कि क्या दोनों तरह में से कोई भी रहेगा दोस्तों, एग सेल तो जरूर पाई जाएगी ना, अंडक कोशिका तो जरूर पाई जाएगी ना। तो इस तरह से ऑप्शन ये दोस्तों आपका क्या है, सही होगा। नीचे आंसर में भी देखिए अंडक कोशिका आपको दिया गया है। अब एक चीज और है, प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो प्रतिमुखी कोशिकाओं का मतलब क्या है, यहां जो एंटीपोडल है इसी को कहते हैं क्या, प्रतिमुखी कोशिका या सेल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस पूरे क्वेश्चन में 3 ऑप्शन थे, अंड कोशिका सही था। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा प्रतिमुखी कोशिकाएं तो यहां है, जो एंटीपोडल सेल हैं वो तो यहां हैं, लेकिन दोस्तों नॉर्मली मिल रही है, जरूरी नहीं है कि यह एबनॉर्मली आपको मिले ही, मतलब कि नॉर्मल में तो मिल रहा है पॉलीगोनम में, लेकिन अगर ओएंथेरा की बात करें तो इनकी एब्सेंटी भी पाई जाती है। तो इस तरह से यहां अंतर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों यह क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखें। देखिए दोस्तों, आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, जौ के 100 दाने बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिएगा, क्या बनाना है, 100, यहां से दोस्तों एक क्रम से चलते हैं, 100 दाने आपको बनाने हैं। दाने का मतलब यहां सीड के या फल के बेसिस पे आप देख सकते हैं, ठीक। तो अगर दोस्तों सीड बनता है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तब जाकर के यन आपस में मिल करके फ्यूजन करते हैं, और फ्यूजन करने के बाद दोस्तों पहली सेल बनती है क्या, युग्मनज, जिसे आप दोस्तों जाइगोट कहते हैं, ठीक है। फ्यूजन के बाद जाइगोट पहली सेल होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद पहली सेल होती है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे इनके डिवीजन के साथ भ्रूण, जिसे आप एम्ब्रियो कहते हैं, उनका निर्माण होता है। इसको कहीं पॉइंट आउट करते रहिएगा, नोट आउट करते रहिएगा, या वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा दोस्तों। इतनी बात उम्मीद है आप सभी को समझ आ गई होगी। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा कि अगर दोस्तों, अगर जो है नर युग्मक बनना है तो आपको पता है नर युग्मक जब नर युग्मक बनता है तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, मातृकोशिका, उसी मातृकोशिका से आप देखें मातृकोशिका से, जो कि 2n टाइप की होती है, एक सेल से 4 n टाइप की सेल्स बनती हैं, जो कि क्या होंगी, नर युग्मक होंगी, ठीक। लेकिन दोस्तों अगर हम वही मादा की बात करें
तो मादा युग्मक में जो मातृ कोशिका होगी उसमें दोस्तों आप देखेंगे बनेगा तो ऐसे ही, लेकिन यहां जो होगा यहां थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा। किसमें? इसमें दोस्तों एक तो फंक्शनल होगा, बाकी जो 3 होंगे वो क्या होंगे? डिजनरेट हो जाएंगे। तो आप यहां देख लीजिए दोस्तों, नॉर्मली एन टाइप की ये 4 बन गई जो आपको मिल रहा है। अब थोड़ा सा आते हैं आपके इनके बेसिस पे देखते हैं, इसे नोट करते रहिएगा दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया है और पूछा जाएगा, फिर भी आपके एग्जाम्स में, मतलब बार बार क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। नर युग्मक की बात करें दोस्तों, युग्मक यहाँ हट गया है, परेशान ना होइएगा। तो आप देखेंगे नर युग्मक की बात करें तो हमने कहा मातृ सेल से, यानी मातृ कोशिका से, मदर सेल से आप देखेंगे एक मदर सेल से कितनी बनेगी? हमने आपसे कहा 1 यन 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 यन, 4 जो है नर युग्मक बनेंगे। लेकिन जब हम मादा की बात करें तो यहां जो मदर सेल होगी दोस्तों, मदर सेल या मातृ कोशिका, यहां दोस्तों एक मातृ कोशिका से बनेंगे तो एन टाइप के 4 ही, लेकिन 4 में से दोस्तों एक जो होगा वो सक्रिय होगा, फंक्शनल होगा, बाकी जो बचे 3 हैं वो क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय हो जाएंगे, है ना, निष्क्रिय हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आपको एक चीज मिलेगी क्या, कि अगर जो है, यहां ध्यान से देखिएगा, हमें 100 दाने चाहिए, तो 100 दाने के लिए हमको क्या चाहिए? 100 नर युग्मक, और दोस्तों 100 क्या होगा? मादा युग्मक चाहिए। ठीक है। अब देखिएगा, जब आप नर युग्मक बना रहे हैं तो 100 अगर आपको नर युग्मक चाहिए दोस्तों, तो 100 चाहिए, मतलब 25 में अगर आप 4 से इंटू करें, यानी 25 मातृ कोशिका में डिवीजन हो जाए, तो इनसे दोस्तों 100 यानी 100 नर युग्मक का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग पे सेटअप कर लीजिए। अब यहां आएंगे दोस्तों, क्योंकि एक सक्रिय होती है, बाकी 3 जो है डिजनरेट हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, गायब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा? यहां दोस्तों आपको कितना चाहिए होगा? 100 आपकी मदर सेल होंगी, और उन 100 में जब डिवीजन होगा तो बनेंगी तो कितना? 400, है ना, क्योंकि 1 से 4 बन रही हैं, तो 100 से तो 400 बनेगी। लेकिन दोस्तों इस 400 में से क्या होगा? 300, यानी जो ये 3 है ये डिजनरेट हो जाएंगी, तो रिजल्ट के रूप में कितना बचेगा? 100 बचेगा। यानी डिवीजन हमें कितना करना है यह आपसे पूछ रहा है। तो यहां आप देखेंगे मियोसिस डिवीजन 25 बार, 25 बार, और यहां मियोसिस डिवीजन क्या है? 100 बार। मियोसिस यानी अर्ध सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो इस तरह से दोस्तों नर युग्मक से आप देखेंगे 25 बार आप मातृ कोशिका का मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो आपको 100 मिल जाएगा, क्योंकि 100 आपको नर चाहिए। लेकिन जब 100 मादा आपको चाहिए दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 100 बार अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तब 1 से 1 मिलता है, तब जाकर के आपको 100 मिलेगा। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिएगा, नर में अर्धसूत्री विभाजन 25 और मादा में अर्धसूत्री विभाजन 100, 100 और मिला करके हो गया क्या? 125। तो 125 डिवीजन जब होंगे दोस्तों, तब जाकर के आपका जो
जौ का दाना है वो मिलेगा। इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आंसर दिया है 125। बहुत लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर दोस्तों आप बदल दे, आप इसको अच्छे से समझे रहें तो चाहे तो आराम से इसको कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो इंपॉर्टेंट हमारे द्वारा जो चूज किया गया है दोस्तों वो आपके सामने है। ब्रह्मभ्रूणता की खोज। ब्रह्मभ्रूणता की खोज किसने की थी? बहुभ्रूणता, इसी को दोस्तों कहते हैं क्या? पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी। होता क्या है इसमें दोस्तों, अगर जो है एक से अधिक भ्रूण बन जाता है तो यह कंडीशन क्या कहलाती है? पॉली एम्ब्रियोनी की कहलाती है। तो यहां याद रखेगा ब्रह्मभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी। अब रही बात खोज करने की, तो जो लीवेनहॉक साहब हैं, लीवेनहॉक साहब हैं, इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था? खोज किया था ब्रह्मभ्रूणता की। तो इसे आप देख लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है। क्या क्वेश्चन है? परिभ्रूण पोष, जिसे आप कहते हैं पेरिस्पर्म। परिभ्रूण पोष, जिसे आप कहते हैं क्या? पेरिस्पर्म। क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं। एक्चुअली जो है यह होता क्या है? वाह अध्यावरण, इसी को दोस्तों आउटर इंटीगुमेंट कहते हैं, जो ओव्यूल में आपने देखा था। अंतः आवरण, इंटरनल वाला या इनर इंटीगुमेंट के बेस पे आप इसको जानते हैं। बीजांडकाय यानी एम्ब्रियो सैक की बात कर रहा है, सॉरी बीजांडकाय यानी ओव्यूल की बात कर रहा है। यहां देखेंगे भ्रूण पोष दिया है, तो यहां एम्ब्रियो सैक की बात हो गई, एम्ब्रियो सैक की बात कर रहा है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, पूछा है क्या परिभ्रूण जो है वह है क्या? तो यहां देखिएगा दोस्तों, बीजांड यानी क्या? न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस सेल होती हैं वह जो है परिभ्रूण का निर्माण करती हैं। कैसे? जब जो है डिजनरेट हो रही है, यूटिलाइज हो जाता है न्यूट्रिशन के रूप में, न्यूक्लियस सेल एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तब भी किसी किसी में बहुत पतली मात्रा में जो यह न्यूक्लियस है, जिसे आप क्या कहते हैं? बीजांडकाय। जो न्यूक्लियस है दोस्तों, न्यूक्लियस, यह देखेंगे कि आपको पतली परत के रूप में दोस्तों, पतली परत के रूप में देखने को मिलेगा। और यही जो पतली परत होती है दोस्तों, इसी को हम आप क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं क्या? परिभ्रूण पोष या पेरिस्पर्म। तो यह किससे होता है बना हुआ दोस्तों? तो यहाँ बीजांडकाय जो है वह आपका ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूं, इसे आप देखें और साथ ही साथ हमें बताएं कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, या फिर क्वेश्चन बैंक में अगर आप देखते हैं दोस्तों तो उसमें कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आप और जानना चाहते थे एक्सप्लेनेशन के बेस में। आप अपने कमेंट सेक्शन में इसको भी बताएं। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। क्या है देखते हैं। 200 लघु बीजाणु, 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रयात्मक लघु बीजाणु मातृकोशिकाओं में कितनी अर्धसूत्री विभाजन होंगे? ध्यान दीजिएगा, क्या बनाना है? लघु बीजाणु बनाना है। देखिएगा, लघु बीजाणु मातृकोशिका,
इसी को आप पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल कह सकते हैं, पीएमसी, या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी इसी को कहते हैं दोस्तों, माइक्रोस्पोर मदर सेल। यह 2n कंडीशन होती है दोस्तों। आपसे कहा गया कि अर्धसूत्री, अर्धसूत्री, इसमें दोस्तों विभाजन करिए और इस अर्धसूत्री विभाजन या म्योसिस के थ्रू क्या करना है आपको, बनाना है क्या, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु। ध्यान दीजिएगा, इसी को कहते हैं माइक्रोस्पोर, या इसी को कहते हैं क्या, पॉलन ग्रेन्स। चलिए दोस्तों, अब यहां से ध्यान से समझ लीजिएगा, 2n कंडीशन में है या n कंडीशन में होता है। आपको हमने बताया कि एक मात्र कोशिका से जब डिवीजन होगा तो 4 जो है n टाइप की सेल्स नर युग्मक के रूप में बनेगी, जो कि लघु बीजाणु होंगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, 1 से 4 बन रही है। तो ये क्या पूछ रहा है, लघु बीजाणु के निर्माण के लिए क्या है, मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक जब अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है एक मदर सेल में, तो 4 लघु बीजाणु बन रहे हैं। देखिएगा यहाँ 1 1, यहाँ 4। एक अर्धसूत्री विभाजन मात्र कोशिका में हुआ, 4 बना। तो इसका मतलब हमें कितना चाहिए, 200 चाहिए। तो 200 चाहिए, तो मेरे दोस्तों 200 बनाने के लिए हमें कितने मियोसिस करने होंगे। तो इसमें 4 से आप डिवीजन कर दें, क्योंकि देखिए 1 से 4 बन रहा है, तो 4 से डिवाइड कर दे दोस्तों, तो क्या मिल जाएगा, 50। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, 50 हो जाएगी, 50 हो जाएगी। कहाँ से आया, कैसे आया, इसको अच्छे से देख लीजिए। इसी वजह से न्यूमेरिकली जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको जरूर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपको समझना है, साथ ही साथ आप अगले क्वेश्चन की भी तरफ बढ़तेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है 14 नंबर का, जो आपके लिए हमने सेलेक्ट किया है। इसमें क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस में कीट परागण होता है। कीट परागण आपको दोस्तों बताना है। तो कीट परागण का क्या मतलब है, अगर पराग कण, जो पराग कण है जिसे आप पॉलन ग्रेन कह रहे हैं, जो पॉलन ग्रेन है, ये क्या करेगा, एंथर से, एंथर के अंदर होता है क्या, पॉलन ग्रेन। यह क्या करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो स्टिग्मा, जिसे आप वर्तिकाग्र कहते हैं, यहां तक पहुंचे, इस पोर्शन तक पहुंचे, स्टिग्मा जिसे आप कहते हैं या वर्तिकाग्र कहते हैं। तो यह घटना क्या कहलाती है दोस्तों, परागण या पॉलिनेशन। तो कह रहा है कि कीट के द्वारा कौन से में परागण होता है मेरे दोस्तों, तो जो गुड़हल है उसमें दोस्तों क्या होता है, कीट परागण होता है। बाकी में देखिएगा, अंजीर में दूसरा माध्यम है, गेहूं में आप देखेंगे हवा है, वायु, और हाइड्रिला आप ऐसा पौधा है जो कि जली है और वाटर बॉडीज के बेसिस पे पानी की सहायता से पॉलिनेशन का काम करता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस वजह से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, आवृत बीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है। आवृत बीजी, आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म है उसका जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूण पोष, पोष जिसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियो
सॉरी क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं, एंडोस्पर्म। तो क्या पूछ रहा है, आवृतबीजी पौधों में जो भ्रूणपोष है वह दोस्तों कैसा होता है। तो आपको दोस्तों बताया गया था कि जो पोलर या ध्रुवी केंद्रक या कोशिका होती है, यानी पोलर जो न्यूक्लियाई होते हैं एन वाले, इसमें एक मेल न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाता है तो बन जाता है 3n कंडीशन, जिसे आप त्रिक या त्रिसंलयन नाम देते हैं, या इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू दोस्तों क्या होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इसी वजह से यहाँ दोस्तों टिकुड़ित दिया गया है। उम्मीद है आपको यह बात समझ आ रही होगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि सेलेक्टिव, और आप देखें इसको, क्या जल परागित पौधे का नाम है। तो अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले हमसे आपसे बात हो रही थी, तो हमने कहा हाइड्रिला क्या है, हाइड्रिला एक ऐसा पौधा है जो कि पानी में ग्रो अप कर रहा है या पानी इसके लिए आवश्यक हो जा रहा है। तो यहां आप देखेंगे कि जो हाइड्रिला पौधा है उसी में क्या होता है, जल परागण, जिसे आप क्या कहते हैं, हाइड्रोपॉलिनेशन, हाइड्रोपॉलिनेशन भी कह सकते हैं आप। तो ये जो है जल परागण जो है पाया जाएगा हाइड्रिला में। तो यहाँ देख लीजिएगा दोस्तों, यह आपका यहाँ आंसर सही हो जाएगा। कौन सा, हाइड्रिला। बाकी मटर या नींबू में इसमें देखेंगे हवा या वायु के द्वारा परागण देखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में देखेंगे। 27 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैंने सिलेक्ट किया है क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है मेरे दोस्तों, और इस पे आप डिस्कस करें। फिर भी बार बार मैं आपसे दोस्तों कह रहा हूं कि अगर कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करे तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, आपको आंसर जरूर दिया जाएगा। निम्न में से कौन सा कूट फल है, कौन सा कूट फल है, इसे आपको बताना है। बात हो रही है कूट फल की। कूट फल यानी होता क्या है, फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, जिसे आप झूठा फल भी कह सकते हैं। यह जो फॉल्स फ्रूट है इनमें से कौन सा है। तो फॉल्स फ्रूट कहते किसको हैं, जब आपको हमने शॉर्ट वीडियोस पढ़ाई क्वेश्चन बैंक की, सॉल्यूशन दिए, तो उसमें हमने आप सबको दोस्तों बताया था कि इसमें जो फॉल्स फ्रूट है उसमें होता क्या है, अगर जो है जो ओयूल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, उनसे फ्यूचर डेवलपमेंट ना होकर के जो फल का निर्माण है वह अदर पार्ट ऑफ फ्लावर हो जाए, दूसरे पुष्प के भाग से हो जाए, तो यह कंडीशन फॉल्स फ्रूट की कहलाती है दोस्तों। जिसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वह क्या है, सेब। सेब दोस्तों एक फॉल्स फ्रूट है क्योंकि यह जो है पुष्पासन से विकसित है। हाइपोथैलेमस आप यहाँ नाम कर सकते हैं। यहाँ पुष्पासन आप जानते रहिए थैलेमस के बेसिस पे। तो यह जो है इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि यह पुष्पासन है वह सेब में डेवलपमेंट करता है फ्रूट का, जिसकी वजह से इसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड के लिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ हमने ज़्यादा करवा दिया है ताकि आराम से आप कर सकें, स्पेस पर्याप्त है दोस्तों। क्या है दिया है, भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की जो संख्या है
वह कितनी होती है? क्या है? भ्रूण पोष, इसको क्या कहते हैं आप? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में आपसे क्या पूछ रहा है? गुणसूत्रों की संख्या। तो आप जानते हैं कि एंडोस्पर्म 3n कंडीशन में पाया जाता है या ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, त्रिक संलयन से बनता है मेरे दोस्तों। तो यहां आपके सामने क्या होगा? यहां आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो एंडोस्पर्म है वह क्या है? 3n कंडीशन है। ये चीज आप जानते हैं। यहां ऑप्शन आप चूज कर लें। अगला जो क्वेश्चन है 29 नंबर का हमने सेलेक्ट किया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है दोस्तों? कौन एक आभासी फल नहीं है मेरे दोस्तों? हमेशा नहीं का ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस में। क्या पूछ रहा है इसके लिए जरूरी है कि आप जानते रहे कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से आप करें, देखें। निम्न में से कौन सा आभासी फल नहीं है? बाकी हैं, सिर्फ एक नहीं है। देखिए, सेब तो अभी आप पढ़ करके आए हैं दोस्तों, स्ट्रॉबेरी यह भी है, यह भी आपने देखा था दोस्तों। अब बात करें अखरोट की तो अखरोट भी मेरे दोस्तों है। वहीं आम की बात करें तो आम भी क्या है? तब फिर इसमें कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यही जो हमने कहा, आम नहीं है। हाँ आप करते रह रहे हैं तो यहां हमें बोलना पड़ रहा है। ये आम ऐसा पौधा है जिसका फल कभी भी फाल्स या आभासी नहीं होता है। बाकी अखरोट हुआ, स्ट्रॉबेरी या सेब हुआ मेरे दोस्तों, यह फाल्स फ्रूट के एग्जाम्पल हो सकते हैं या कह दे आभासी फल होता है, जबकि आम आभासी फल नहीं। अगला क्वेश्चन जो देखें आपके लिए सिलेक्ट किया गया है, मैंने 30वें नंबर का क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। क्या कह रहा है? वेलिसेनेरिया पौधे में परागण किस माध्यम से होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट। क्या वेलिसेनेरिया, जो वेलिसेनेरिया है मेरे दोस्तों, उसमें परागण कैसे होता है? तो ध्यान दीजिएगा, यह एक ऐसा पौधा है जो पानी में पाया जाता है, या कहते पानी इसके लिए ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होता है। तो यह ऐसा पौधा है, वाटर प्लांट्स के बेसिस पे जाना जाता है। तो यहाँ दोस्तों एक चीज़ स्पष्ट हो गई कि इसमें जो परागण है दोस्तों किसके द्वारा होगा? इसमें हाइड्रोफिली या जल परागण, जल परागण की बात आएगी दोस्तों, इसमें जल परागण पाया जाएगा। तो उम्मीद है इन तीनों क्वेश्चंस आपके सामने जो हैं समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चों को कोई दिक्कत है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप पूछ लें। आगे बढ़े दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, देखिएगा, माफ करिएगा। हाँ दोस्तों, ये देखिए क्या कह रहा है आपके साथ। चलिए दोस्तों देखिए, कह रहा है 34 नंबर का क्वेश्चन हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है? वायु परागण की विशेषता क्या नहीं है दोस्तों? हल्के परागण का होना, बेहतर अनावृत पुंकेसर का होना, वृहद एवं वृक्ष वर्तिकाग्र का होना, असंख्य बीजांड का होना। तो इसमें जो दी गई है विशेषताएं दोस्तों, वह तो है कोई एक विशेषता ऐसी है जो कि नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर दोस्तों हल्का परागकण होगा तो हवा में आसानी से तैर पाएगा, उड़ पाएगा, या कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएगा।
बात करें बेहतर अनावृत पुंकेसर, तो अगर दोस्तों पुंकेसर आवृत होगा तो दिक्कत होगी, अनावृत होगा तो आराम से पॉलिनेशन हो पाएगा। इस वजह से ये अनावृत होना जरूरी है। बात करेंगे बृहद व पिक्ष वर्तिकाग्र का होना, बड़े साइज का वर्तिकाग्र पाया जाना और पिक्ष टाइप का वर्तिकाग्र, हमने आपको बताया था इस तरह की कंडीशन वर्तिकाग्र की है, यही है स्टिग्मा वर्तिकाग्र। तो ये जो है पाया जाना क्या होगा, बड़ा रहेगा, तो जब स्पोर उड़ के आएंगे तो ज़्यादा संख्या में आराम से इस पर क्या करेंगे दोस्तों, अटैच कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा अटैच होगा उतना पॉलिनेशन में दोस्तों हेल्प मिलेगी, और फ्यूचर में आप देखेंगे वह पॉलिनेशन आसानी से हो पाएगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ जो है बात क्या है, ये तीनों बातें तो सही हैं, अगर कह रहा है सही नहीं है तो मामला क्या है, असंख्य बीजांड। असंख्य अगर बीजांड होगा तो वो हल्का नहीं रह जाएगा दोस्तों, पराग क्या होगा, कण थोड़ा सा भारी हो जाएगा। और यहाँ बात बीजांड की है, ओयूल की है, तो यहाँ उसकी कोई बातें नहीं है, ओयूल तो दूसरा स्ट्रक्चर हो ही गया, आप जान ही रहे हैं। तो यहाँ यही जो ऑप्शन घा दिया है आपके सामने, यही क्या है दोस्तों, सही होगा, क्योंकि आपको यहाँ ऐसा चूज करना है जो पिछले हिस्सा नहीं है। चलिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 37 नंबर का क्वेश्चन भी हमने एमसीक्यू वाली क्वेश्चन सीरीज से आपके सेट करके आपको दिया है, और राजीव क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हम आप सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। उसमें देखिए सिलेक्टिव, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत से जुड़ा होता है कहलाता है। देखिएगा, ये है ओयूल, ये है दोस्तों ओयूल का हिस्सा। आपसे क्या कह रहा है, ये है फ्यूनिकिल, क्या है दोस्तों, फ्यूनिकिल, और इसको आप क्या कह रहे हैं, बीजांड वृत्त, बीजांड वृत्त है ना, फ्यूनिकिल यानी बीजांड वृत्त। यह किस हिस्से से जुड़ा है, यानी यह जो हिस्सा हम अंडरलाइन कर रहे हैं, यह हिस्सा क्या कहलाएगा, तो मेरे दोस्तों यह हिस्सा क्या है, नाभिका, नाभिका, या इसी को क्या कहते हैं, हिलम, हिलम नाम या नाभिका नाम इसी को देते हैं दोस्तों। यानी फ्यूनिकिल या बीजांडवृंत नाभिका या हिलम से क्या होता है, अटैच्ड होता है। तो ये चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रहे जो कि सेलेक्टिव थे और आपने इसको देखा। फिर हम आपको नेक्स्ट जो है वेरी शार्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, पढ़ें दोस्तों, और हमारे ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे जो भी वीडियोस आपको यहाँ पढ़नी हो सब आपको ऑन स्पॉट मिलती रहें, लगातार मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।